नमस्कार। हम हिंदी उपन्यास के बारे में बात कर रहे थे। हमने देखा कि हिंदी उपन्यास का आरंभ अन्य गद्य विधाओं की भांति आधुनिक काल से होता है और हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो श्री निवास दास द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास के बाद बहुत उपन्यास और भी लिखे गए, जिनमें से प्रमुख जो उपन्यास हैं उनके नाम हमने देखे और हमने हिंदी उपन्यास के विकास को पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, स्वातंत्रोत्तर युग और वर्तमान युग में बांटकर देखा। हम पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं प्रेमचंद युग के उपन्यासों के बारे में। प्रेमचंद, जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी साहित्य में कथा साहित्य में वे उपन्यास सम्राट के नाम से, कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रेमचंद का योगदान हिंदी उपन्यास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद युग को प्रेमचंद का जो समय है वो है 1880 से लेकर के 1936 तक का समय। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, लेकिन उर्दू में उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा और बाद में उनका नाम प्रेमचंद हुआ और उर्दू के एक लेखक दया नारायण निगम ने उन्हें ये नाम दिया और वे हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। हिंदी में प्रेमचंद के उपन्यासों की अगर हम बात करते हैं तो सेवा सदन 1918 में उपन्यास प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद के जो आरंभिक उपन्यास हैं वे उर्दू में भी प्रकाशित हुए और बाद में उनका अनुवाद जो है वो हिंदी में हुआ। इस तरह से प्रेमचंद की जो आरंभिक कृतियां हैं वे उर्दू में हैं। प्रेमचंद के उपन्यास सामाजिक अधिक हैं। उनके उपन्यासों में यथार्थ, आदर्श मिलता है, लेकिन गोदान तक आते आते प्रेमचंद के उपन्यासों में यथार्थवाद की ही प्रधानता हो गई और गोदान उपन्यास जो है वो आदर्शवादी उपन्यास है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों को अगर हम देखते हैं तो सेवा सदन उनका प्रमुख उपन्यास है। इस दृष्टि से भी प्रमुख है कि निर्मला से पूर्व जो सेवा सदन प्रकाशित हुआ, ये है उपन्यास एक नायिका प्रधान उपन्यास है, जिसमें सुमन नाम की पात्र है और सारी कहानी जो है वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अन्य उपन्यासों में अगर हम देखते हैं निर्मला, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, कायाकल्प, गोदान जैसे प्रमुख उपन्यास प्रेमचंद ने लिखे और तत्कालीन समस्याओं को उन्होंने अपने उपन्यासों में चित्रित किया। निर्मला उपन्यास भी प्रमुख उपन्यासों की श्रेणी में आता है, जो नायिका प्रधान ही है, लेकिन एक दुखांत उपन्यास है। निर्मला नाम की जो पात्र इस उपन्यास में चित्रित है, उसका बड़ा ही दुखद अंत इस उपन्यास में दिखाया गया है। इस उपन्यास में जिस समस्या को लिया है वो मुख्य रूप से दहेज की समस्या है और किस तरह से यह समस्या जो है अनेक समस्याओं को जन्म देती है और उनका परिणाम क्या होता है, ये भी इस उपन्यास में हम देख सकते हैं। निर्मला का विवाह जो है जहाँ पर तय होता है वहाँ पर नहीं हो पाता, क्योंकि निर्मला के पिता का आकस्मिक निधन हो जाता है और उसके बाद उसके ससुराल वाले, जो भावी ससुराल वाले थे, वो रिश्ता तोड़ देते हैं। अब निर्मला का विवाह जो है वो कहीं और तय नहीं हो पाता है और अंत में उसकी माँ जो है निर्मला का संबंध एक ऐसे व्यक्ति से तय करती है जो पहले से ही विवाहित है, जिसके 3 बेटे हैं। उम्र में वह निर्मला के पिता से भी बड़ा ही है, लेकिन क्योंकि दहेज भी इतना नहीं है कि वो दे पाएँ और दूसरा, एक बार रिश्ता टूटने के बाद जो है बहुत ही मुश्किल उनके सामने आती है। निर्मला जो है वो किस तरह से संबंध, इस तरह से इस उपन्यास में हम देखते हैं कि दहेज प्रथा जो है एक बड़ी समस्या के रूप में उभर करके सामने आती है। अगर हम प्रेमचंद के बाकी उपन्यासों की बात करते हैं तो
प्रेमचंद का जो उपन्यास गबन है वह भी प्रमुख उपन्यासों में है, जो बाद में चंद्रहार के नाम से भी प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में जैसा कि हम पढ़ते आए हैं या ज़्यादातर आप लोगों ने भी सुना होगा कि आभूषण प्रियता जो है वो मुख्य समस्या है, लेकिन अगर हम इस उपन्यास को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसके प्रमुख पात्र जो है जालपा और आभूषण प्रियता की जो बात है वो न होकर के मुख्य समस्या है संवाद की। आपसी संवाद जब नहीं हो पाता है पति पत्नी के बीच में तो ऐसी समस्याएं आती हैं, क्योंकि जालपा के पति जो हैं वो उसे ये सच्चाई नहीं बताते हैं कि वास्तव में वो जितने रईस दिखाते हैं उतने नहीं हैं। अगर ये बात वो जालपा को बताते और उसके बाद अगर जालपा चंद्रहार की मांग करती है और उन्हें गबन करना पड़ता तो ये समस्या हमें दिखाई देती, परंतु यहाँ मुख्य समस्या जो है वो यही है कि पति पत्नी के बीच में हृदय संवाद नहीं है। इस कारण से ये सारी समस्याएं जो हैं वो खड़ी होती हैं और जालपा के पति को गबन करना पड़ता है। इसके साथ साथ राजनीतिक स्थितियां भी इस उपन्यास में दिखाई गई हैं। किस तरह से उस समय स्वतंत्रता के आंदोलन हो रहे थे वो भी इसमें चित्रित है। कायाकल्प इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी में मूल रूप में लिखा गया ये उपन्यास है, क्योंकि हमने अभी बात की है कि कई उपन्यास जो हैं प्रेमचंद के ऐसे हैं जो पहले उर्दू में लिखे गए और बाद में हिंदी में लिखे गए। कर्मभूमि, रंगभूमि भी इनके प्रमुख उपन्यासों में है। रंगभूमि में जो समस्या हमें सूरदास को प्रमुख पात्र के रूप में दिखाया गया है, तो इसका कुछ भाग जो है आप पढ़ भी चुके होंगे। गोदान इनका प्रमुख उपन्यास है और हिंदी के अगर हम 5 प्रमुख उपन्यासों की भी बात करते हैं तो उसमें गोदान का नाम प्रमुख है। गोदान की सबसे विशेष बात यह है कि इसमें ग्रामीण और नगरीय 2 कथाएं ली गई हैं और इस तरह से उन कथाओं को संयोजित किया गया है कि अगर एक कथा न होती तो शायद उपन्यास जो है वो अधूरा ही दिखाई देता, क्योंकि जो तुलनात्मक रूप दिखाया गया है वो इन 2 कथाओं से ही सामने आ रहा है। और दूसरी बात, किस तरह से सामंतवादी व्यवस्था जो है धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी, ये इस उपन्यास में हम साफ देख सकते हैं। होरी नाम का प्रमुख पात्र है। कृषक वर्ग की जो दशा उस समय थी उसका चित्रण जो है प्रेमचंद ने बहुत ही बारीकी से इसके अंदर किया है। प्रमुख पात्रों में हम देखते हैं, ग्रामीण पात्रों में होरी है, धनिया है और इनके जो संतान है उसमें गोवर्धन, जिसको सामान्यतः इस उपन्यास में गोबर के नाम से पुकारा गया है, सोना है, रूपा है। इसके अलावा जो है माता दीन है, दाता दीन है, सिलिया है। तो ये पात्र जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। शहरी पात्रों को अगर हम देखते हैं तो मालती है, मेहता साहब हैं। तो ये जो प्रमुख पात्र शहरी हैं, इन दोनों पात्रों और घटनाओं को जो जोड़ने वाले केंद्रीय पात्र के रूप में सामने आते हैं वे हैं राय साहब। तो ये जो उपन्यास है वो प्रेमचंद के उपन्यासों में सर्व प्रमुख है और हिंदी साहित्य में भी अपनी विशेष पहचान रखता है। प्रेमचंद युग में दूसरे उपन्यासकार की अगर हम बात करते हैं तो वे हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं, लेकिन इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। कंकाल, तितली, इरावती जैसे इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में से इरावती उपन्यास जो है इनका अधूरा है। उपन्यास के क्षेत्र में ये उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए जितने कि ये कहानी और कविता के क्षेत्र में हुए। प्रेमचंद युग के ही अन्य उपन्यासकारों की अगर हम बात करते हैं तो विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक हैं, निराला हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं। विश्वंभरनाथ कौशिक के 2 उपन्यास प्रसिद्ध रहे, माँ और दूसरा है भिखारिणी। निराला जो हैं वो छायावाद के कवि हैं, लेकिन कविता के साथ साथ इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, अप्सरा, अलका, निरुपमा। लेकिन ये उपन्यास जो हैं वो इतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितने कि इनकी कविताएं हुई हैं। वृंदावन लाल वर्मा जो हैं ऐतिहासिक उपन्यासकारों में अपना विशेष महत्व रखते हैं। इनके उपन्यासों में गढ़कुंडार, बिराटा की पद्मिनी, रानी लक्ष्मीबाई जैसे उपन्यास हैं। निराला ने उपन्यास तो और भी लिखे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अलका, अप्सरा और निरुपमा की ही बात की है। इसके अलावा भी इनके उपन्यास हैं।
वृंदावन लाल वर्मा के बहुत से उपन्यास ऐसे हैं जो इस युग के बाद में लिखे गए, उनकी बात हम यहाँ नहीं करते हैं। मृगनयनी जैसा प्रसिद्ध उपन्यास भी उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से ये बात हुई प्रेमचंद युगीन उपन्यासों और उपन्यासकारों की। इस युग के उपन्यास सामाजिक भी हैं और इसके अलावा ऐतिहासिक उपन्यास भी इस काल में लिखे गए हैं। प्रेमचंद ने उपन्यासों को समाज से जोड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता इस युग की मिलती है। आज हम इतना ही करेंगे। अगला जो हमारा व्याख्यान होगा वो होगा प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद के युग। प्रेमचंद के पश्चात जो उपन्यास लिखे गए वो कौन से थे और कितने प्रकार के, किस तरह के उपन्यास मिलते हैं, इसमें हम बात करेंगे। नमस्कार।